अमर गहरी सांस भर बोला, रेहान जब 6 साल का था तभी उनके मॉम डैड का मर्डर कर दिया गया था, वो भी रेहान के आंखों के सामने। सब देखने के बाद भी रेहान के आंखों से एक आंसू तक नहीं बहा था, बल्कि वो रुक बीच की बातों को हटा बोला, मैं उसे अपने साथ ले आया, फिर उसके मन से ये सब हटाने के लिए मैं उसे बहुत प्यार देने लगा। यहाँ तक कि अगस्त्य के मॉम डैड भी सभी अगस्त्य पर ध्यान देना भूल गए थे। उसके बाद धीरे धीरे वक्त के साथ अगस्त्य सभी से दूर होने लगा था। मुझे पता है वो जितना शांत सभी के सामने रहने का कोशिश करता है, अगस्त्य वैसा बिल्कुल नहीं है, पर इसमें उसका कोई गलती नहीं है, पूरा गलती मेरा है। उसके बाद जब अगस्त्य 15 साल का हुआ था, उसके मॉम डैड प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे। पर ये जानने के बाद भी अगस्त्य की आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकला था, ना ही उसे इस बात का बुरा लगा था। वो जैसा अपना जिंदगी जीता था वैसा ही जीता रहा। जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक अगस्त्य हम सबसे दूर हो चुका था, इतना दूर कि उसे फिर वापस पहले जैसा करना मुश्किल था। अमर जी का बात सुन सोनाली को समझ आने लगा, आखिर अगस्त्य ऐसा है क्यों। अमर जी उसे सब कुछ बता दिए, फिर शांत हो गए। तभी सोनाली फिर बोल पड़ी, दादाजी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्या। सोनाली का सवाल सुन अमर जी बोल पड़े, बहू मैंने बहुत कोशिश किया है, पर सारा कोशिश नाकामयाब रहा है। ये सुन सोनाली सोचने लगी, वो ऐसा क्या करे। तो वो फिर खड़ी हो बोली, दादाजी मैं अगस्त्य के लिए लंच तैयार कर देती हूँ, वो वैसे भी गुस्से में गए हुए हैं। सोनाली की बातों को सुन अमर जी मुस्कुरा दिए। फिर सोनाली अगस्त्य के लिए लंच बनाने चली गई। वही सान अंश के साथ बैठा था। तभी सान अंश से पूछ पड़ा, सच बताओ अंश, तुम्हारे और ऋतिक सर के बीच कुछ चल रहा है क्या। सान का ये सवाल सुन अंश पसीना पसीना हो गया। वो कुछ ना कह बस अपने आंखों को इधर उधर मटकाने लगा। तभी सान उसके हाथ में अपना हाथ रख बोला, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, तुम मुझे बता सकते हो अपनी सारा दी का। ये बात सुन अंश बता दिया, सारा दी वो मैं। इतना कह वो रुक गया। तभी सान उसके होंठ में अपना होंठ रख बोला, अंश जो भी है दिल में बता दो। ये सुन अंश हिम्मत से बोला, मैं ऋतिक से प्यार करता हूँ। ये सुन सान मुस्कुरा बोला, मुझे लगा ही था। ये सुन अंश बस मुस्कुरा दिया। वही दूसरी तरफ सोनाली अगस्त्य के लिए लंच बनाने में लगी थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, दोपहर का वक्त हो चुका था। सोनाली का लंच बनाना खत्म हो गया। फिर अगस्त्य के लिए लंच पैक कर सोनाली मेंशन से निकल कार के पास जाने लगी तो ड्राइवर सोनाली को आता देख कार का दरवाजा खोल दिया। फिर सोनाली कार के अंदर जा बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बैठा ध्रुव परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ ऋतिक का वो बात और आयशा का प्यार, वो दोनों तरफ कंफ्यूज्ड हो चुका था। तभी वो खड़ा हो खुद में ही बोला, मुझे कुछ तो करना ही होगा। इतना कह वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वही आयशा अपने रूम में बैठी रोई जा रही थी। तभी ऋतिक आयशा के रूम का दरवाजा नॉक किया तो आयशा अपने आंसू पोंछ पूछी, कौन है। ये सुन ऋतिक बोल पड़ा, मैं हूँ। अपने भाई का आवाज सुन आयशा अपने सारे आंसू पोंछ खड़ी हो दरवाजा खोलने चली गई। जब वो दरवाजा खोली तो ऋतिक अपनी बहन को देखते ही समझ गया वो रो रही होगी। वो अपनी बहन के चेहरे पर अपना हाथ रख प्यार से बोला, क्या हुआ आयशा, तुम रो क्यों रही थी। अपने भाई का सवाल सुन आयशा, जो अपने भाई के सामने आंसू नहीं छिपा पाती थी, वो झट से उसके सीने से लग बोली, भैया मुझे ध्रुव ने रिजेक्ट कर दिया, मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कह वो फुट फुट कर रोने लगती है। वही अपनी बहन को रोता सुन ऋतिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके सिर पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, आयशा ध्रुव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अपने भाई का बात सुन वो खुद को उससे दूर कर बोली, क्यों भैया, क्यों, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, बोलिए। अपनी बहन का सवाल सुन ऋतिक बोल पड़ा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मना कर रहा हूँ। अपने भाई का ये बात सुन आयशा रोते हुए ही बोली, आप भी तो ध्रुव की तरह ही हो ना। अगर किसी दिन आपको प्यार हो गया सच्चा वाला और ये रीजन से आपको कोई दूर रहने बोलेगा तो क्या आप रहोगे। आयशा के बातों को सुन ऋतिक कुछ न बोल वहां से निकल गया। जब वो वहां से निकल गया तो आयशा अपने बेड पर बैठ वो बस रोने लगी। वही ऋतिक मेंशन से बाहर जा अपने कार में बैठ कार स्टार्ट कर ध्रुव को कॉल किया। जब वो कॉल किया था वही दूसरी तरफ ध्रुव जिसका फोन बज रहा था वो कार ड्राइव करते हुए ही अपने फोन को निकाल ऋतिक का कॉल आता देख वो अपनी कार को साइड में रोक ऋतिक का कॉल रिसीव कर लिया, हेलो। ऋतिक ने भी अपने कार को साइड में रोक दिया, फिर बोल पड़ा, हेलो। तभी गहरी सांस लेते हुए ऋतिक आगे बोल पड़ा, ध्रुव जैसे तूने उसे ना किया है वैसे ही उसे समझाओ, तुम उसके लिए सही नहीं हो। ऋतिक का ये बात सुन ध्रुव के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उसने बस यही कह दिया, ठीक है मैं आयशा के पास जा बात करता हूँ।
ऋतिक को ध्रुव पर अब भी बहुत भरोसा था। ये जानने के बाद तो और हो गया था कि ध्रुव ने उसे ना कह दिया है। ऋतिक का कॉल कट होने के बाद ध्रुव ऋतिक के घर जाने के लिए अपने कार को स्टार्ट कर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य अपने केबिन में बैठा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। तभी अगस्त्य अपना काम करते हुए ही आने का परमिशन दे दिया। कमिंग। तभी दरवाजा खोल एक खूबसूरत सी लड़की जिसने व्हाइट सेक्सी ड्रेस पहन कर रखा था। वो केबिन के अंदर अपने हाई हील्स को टक टक बजाते हुए अगस्त्य के पास जा रही थी। वही अगस्त्य अपने काम से नजर हटा उस लड़की की तरफ देखा। लड़की को देखते ही अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो उसे देख पूछ पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल सुन लड़की उसके पास आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख सेडेक्टिवली फेरते हुए बोली, तुम तो याद करते ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें याद कर तुम्हारे पास आ गई, तुमसे मिलने के लिए। लड़की की बातों को सुन अगस्त्य अपने कठोर आवाज में बोला, देखो अपनी हद में रहो, मैं शादीशुदा हूँ। अगस्त्य उस लड़की को सुना ही रहा था। वही सोनाली भी कंपनी पहुंच अगस्त्य के केबिन की तरफ ही भागी जा रही थी। वो अगस्त्य के केबिन पहुंची ही थी कि जैसे ही वो थोड़ा सा दरवाजा खोली थी तभी उसे लड़की का आवाज सुनाई दिया। उसे तो वो बस सुनने लगी। अगस्त्य, तुम ऐसे शादी के बंधन में क्यों बंधे हो जिसमें वो तुमसे प्यार करती ही नहीं है और तुम उससे प्यार किए जा रहे हो? यार उसे भूल, मेरी तरफ देखो, मेरे साथ रहोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे। इससे आगे भी वो कुछ कहने ही वाली थी। तभी सोनाली दरवाजा खोल अंदर आ टेबल पर लंच बॉक्स रख अगस्त्य से उस लड़की को दूर धकेल बोली, ये मेरे पति हैं, मैं इनसे कितना प्यार करती कितना नहीं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे पति से बात करने के लिए अगस्त्य की पत्नी से अपॉइंटमेंट लो, समझ आया तुम्हें? वही अगस्त्य ये सीन देख बहुत खुश था। वो पहली बार अपनी सोनाली को बीवी बनता देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बस ये सीन का मजा लेने लगा। वही वो लड़की सोनाली के पास आ कुछ करती इससे पहले ही अगस्त्य सोनाली के हाथ को पकड़ अपने गोद में खींचकर बैठा। उस लड़की से बोल पड़ा, मेरी बीवी ने जो कहा वो सुना नहीं क्या तुमने? ये सुन लड़की गुस्से में अपने पैर पटक निकल गई। वही अगस्त्य उस लड़की के जाने के बाद सोनाली के आंखों में देखने लगा। तभी सोनाली उसके गोद से उठने ही वाली थी, पर अगस्त्य उसे अपने बाहों में ही जकड़े बोला, अभी अभी बीवी बनी हो और इतनी जल्दी जा भी रही हो? ये सुन सोनाली उसे बस देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी अगस्त्य उसके आंखों में देखते हुए उसके होंठ के करीब जाते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ जान। इतना कह उसके होंठों को अपने होंठ से मिला प्यार से चूमने लगा। वही पहली बार सोनाली भी उसे बिल्कुल रोकने का कोशिश नहीं की, बल्कि वो उसे चूम रहा था तो उसे वो चूमने दे रही थी। उसे कुछ देर तक चूमने के बाद अगस्त्य को घर में हुआ मैट याद कर सोनाली को चूमना बंद कर अपने पहले वाले कठोर नजरों से सोनाली को देख कोलदली बोला, आज तुम्हारा बर्ताव इतना बदला हुआ क्यों है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता जो तुमने और तुम्हारे भाई ने आज? इससे आगे वो कुछ कहता सोनाली उसके होंठों पर अपने उंगली को रख बोली, आप मेरे हो, जैसे भी हो मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। अगस्त्य उस टॉपिक को शुरू ही किया था कि सोनाली के बातों को सुन वो उस टॉपिक को भूल एक बार फिर सोनाली के आंखों में खो गया था। वही दूसरी तरफ ऋतिक रेहान के केबिन के अंदर बैठे हुए थे। रेहान ऋतिक की तरफ देख रहा था तो ऋतिक आखिर में बोल ही पड़ा, रेहान हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, अब ऐसे देखना बंद करो मुझे। ऋतिक के बातों को सुन रेहान बोल पड़ा, सारा सान है। रेहान का बात सुन ऋतिक को कुछ समझ नहीं आया। वो रेहान को हैरानी से देखने लगा। वही रेहान को पता था ऋतिक कब अपने फीलिंग्स को समझ उससे कहेगा। तभी ऋतिक उससे हैरानी से पूछा, तू क्या कह रहा है? ऋतिक का ये सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, जो तू समझ रहा है। ये बात सुन ऋतिक हैरानी से बोल पड़ा, मतलब सारा सान है तो वो लड़की नहीं लड़का है? ऋतिक ने जब ये कहा तो रेहान ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया था। वही ऋतिक तो अपने हैरानी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, जिस कारण उसकी बोलती ही बंद हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था उसका दोस्त जो हर रात नई लड़कियां बदलता था वो किसी लड़के के प्यार में पड़ जाएगा। तभी ऋतिक एक्साइटेड होते हुए पूछा, सारा लड़का के रूप में कैसी दिखती है? ऋतिक के इस बात पर रेहान अपना फोन निकल सान का फोटो लड़के के रूप में निकाल ऋतिक की तरफ अपने फोन स्क्रीन को कर दिया। जब ऋतिक ने सारा को लड़के के रूप में देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो लड़के के रूप में भी बहुत क्यूट दिखता है। ये सुन रेहान फोन स्क्रीन ऑफ कर टेबल पर रखते हुए बोला, मेरे सान को इतना घूरने का जरूरत नहीं है। रेहान की बातों को सुन ऋतिक मुस्कुरा दिया, फिर मुस्कुराते हुए ही पूछा, वैसे सारा मतलब सान तुझे दोबारा कब और कहाँ मिला? ऋतिक के सवाल को सुन रेहान गहरी सांस भर सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ ध्रुव आयशा के कमरे के पास जा दरवाजा नॉक किया तो आयशा बोल पड़ी, जो भी है अभी जाओ, आयशा को किसी से बात नहीं करना है। आयशा रो रही है इसका तो ध्रुव को अच्छे से पता चल रहा था।
तभी ध्रुव प्यार से बोला, आयशा मैं हूँ, दरवाजा नहीं खोलोगी तुम? ध्रुव का आवाज सुन आयशा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोल पड़ी, नहीं खोलेगी आयशा दरवाजा, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी आयशा दरवाजा नहीं खोलेगी, जाओ यहाँ से और दोबारा आए तो देख लेना आयशा क्या करेगी तुम्हारे साथ। आयशा की बातों को सुन ध्रुव को समझ आ गया था आयशा ऐसे तो दरवाजा खोलने वाली नहीं है, उसे कुछ करना होगा। तभी ध्रुव बोल पड़ा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला आयशा तो मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा। ये सुन आयशा बोल पड़ी, आयशा भी खुद को चोट पहुंचाएगी? ये सुन ध्रुव का दिमाग सनक गया। वो ऋतिक को कॉल कर दिया। तभी ऋतिक जो रेहान के साथ बैठा सब कुछ सुन रहा था, वो अपना फोन निकाल ध्रुव का कॉल आता देखा तो उसके चेहरे का भाव ही बदल गया था। तभी रेहान पूछ पड़ा, किसका कॉल है? ध्रुव रेहान को जवाब दे ऋतिक कॉल उठा लिया। तभी ध्रुव ऋतिक के कुछ बोलने से पहले ही उसे बोल पड़ा, आयशा के रूम का की चाहिए मुझे। ये सुन ऋतिक उसे बता दिया सभी रूम की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखा हुआ है। ये जानने के बाद ध्रुव ने कॉल कट कर दिया। वही ऋतिक के चेहरे को देख रेहान पूछ पड़ा, बात क्या है ऋतिक? रेहान का सवाल सुन ऋतिक बोल पड़ा, आयशा ध्रुव को पसंद करती है, पर मैं अपनी बहन को ध्रुव के साथ रिलेशनशिप में कैसे आने दे सकता हूँ? तू तो जानता ही है ध्रुव कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। ऋतिक की बातों को सुन रेहान गहरी सांस भर बोला, ऋतिक हम दोनों भी वैसे ही थे, अगर सच में ध्रुव आयशा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? रेहान की बातों को सुन ध्रुव बोल पड़ा, रेहान मैं अपनी बहन को हट होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, तुझे तो पता ही है मेरी बहन के अलावा अब मेरी जिंदगी में अपना कोई नहीं है। डैड से भी मैं अपना रिश्ता तोड़ चुका हूँ और मॉम तो छोड़कर ही जा चुकी है। रेहान ऋतिक को समझ सकता था, पर फिर भी रेहान उसे समझाने का कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ ध्रुव रूम का चाबी ले आया। वही अंदर बैठी आयशा सोच रही थी, शायद ध्रुव चला गया। ये सोच वो अपने सिर को अपने पैर के अंदर घुसा और फुट फुट कर रोने लगी। वही ध्रुव दरवाजा का लॉक खोल जब दरवाजा खोल अंदर देखा तो वो धीरे से दरवाजा खोल आयशा के पास जाने लगा। आयशा के पास जा वो बैठ बोला, कब तक रोना है तुम्हें? ध्रुव के आवाज को सुन झट से आयशा अपने चेहरे को ऊपर की ओर अपने आंसू से भरे आंखों से हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। तभी ध्रुव अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा चेहरे पर रख उसके बहते आंसू पोंछने को था, तभी आयशा उसके हाथ को झटक दी। आयशा के ऐसा करने से ध्रुव प्यार से बोला, आयशा अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो बस अट्रैक्शन है। ध्रुव की बातों को सुन आयशा को और गुस्सा आने लगा, पर वो गुस्सा तो कर नहीं सकती थी क्योंकि इसका कोई फायदा था नहीं, इसलिए वो बस रोने लगी और रोते हुए ही बोली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे अट्रैक्शन हो, बस मुझे तुमसे प्यार है, पर तुम कभी नहीं आंक सकती क्योंकि तुम्हारे पास झूठा दिल लगाने के लिए तो कई लड़कियां हैं, तो फिर तुम मुझे कैसे समझोगे? इतना क्या वो बस हिचकते हुए रोने लगी। तभी ध्रुव उसके रोने के वजह से लाल हुए चेहरे और कांपती होंठों को देखने लगा। ये देख वो अपने हाथ को उसके कमर पर रख उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ टिका उसे चूमने लगा। ध्रुव के चूमने से आयशा का रोना बंद हो चुका था और उसकी आंखें ध्रुव के अचानक से किस करने के कारण बड़ी बड़ी हो गई थी। वही ध्रुव उसे बस चूमे जा रहा था। चूमते हुए ही उसका हाथ आयशा के सीने में चला गया और वो उसके सीने पर अपने हाथ को फेरते हुए अपने हाथ मजबूत करने लगा। ध्रुव के ऐसा करने से आयशा ध्रुव के छुवन में पूरी तरह से खो चुकी थी। वही ध्रुव उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ को उसके सीने से हटा, अपने हाथ को उसके टी शर्ट के अंदर ले जा, उसके जिस्म को छूते हुए पीठ के पास जा, उसके इनके हुक को खोल, उसे चूमना बंद कर, उसे दूर हो, उसके टी शर्ट को उसके जिस्म से बाहर निकाल, उसके होंठों को एक बार फिर चूमते हुए उसे बिस्तर पर लेटा, उसके होंठों से चूमते हुए गर्दन तक जा, उसके गर्दन पर चूमते हुए अपने निशान बनाने लगा। उसके गर्दन के बाद जैसे ही वो नीचे आया तो एक पल के लिए रुक गया और उसके खाली शरीर को देखने के बाद उससे दूर हो गया और उठ जाने को था, तभी आयशा उसके हाथ को पकड़ जाने से रोक दी। वही ध्रुव रुक तो गया था पर आयशा की तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। तभी आयशा पूछ पड़ी, क्या आयशा तुम्हारे वन नाइट गर्ल्स की तरह सेक्सी नहीं है क्या? आयशा के सवाल पर ध्रुव जो अपने जज्बात और दोस्ती के बीच फंसा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए। उसे सेक्सी का तो पता नहीं पर आयशा से प्यार जरूर हो गया था और उसे वो अपना बनाना चाहता था, पर सालों का दोस्ती को कुर्बान करके नहीं। आज अगर वो गलती से भी अपना हाथ पार कर देता है तो ऋतिक उसे कभी माफ नहीं करेगा और उसका बचपन का दोस्ती भी टूट जाए। ध्रुव मुड़ आयशा की तरफ देखा, फिर उसके पास बैठ उसके होंठ को अपने होंठ से छुड़ा, उसके कपड़े को उठा, उसकी तरफ बढ़ा, बोला, अपने कपड़े पहले पहनो। आयशा ने ना मैं सिर हिला दिया। एक तो ध्रुव उसे ऐसे देख देख कर अपना कंट्रोल खोता जा रहा था, ऊपर से उसका ना पहनने का जिद। ये देख ध्रुव अपना डॉक्टर वाला कोट निकाला, आयशा के शरीर पर ढक उसके लाल हुए नाक पर जा किस कर दिया, जिस कारण आयशा का नाक और लाल हो गया।
वो उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगी। तभी ध्रुव बोल पड़ा, बहुत सेक्सी हो इसलिए तो ढकने बोल रहा ताकि अपना कंट्रोल ना खो दूं। ध्रुव के बातों को सुन उसके आंखों में देखते हुए आयशा बोली, खो दो कंट्रोल, यही तो चाहती हूँ मैं। आयशा के बातों को सुन ध्रुव अपने हाथ को आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर रख बोला, तुम मेरा प्यार चाहती हो ना। ये सुन आयशा अपने चेहरे को हाँ में हिला दी तो ध्रुव आगे बोल पड़ा, तो पहले मुझे तुम्हारे भाई को मनाने दो, अगर वो मान जाता है तो जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये सुन आयशा पूछ पड़ी, अगर भैया नहीं माने तो। आयशा के इस सवाल का जवाब ध्रुव के पास नहीं था। वो अपने हाथ को नीचे कर लिया। तभी आयशा उसके हाथ को पकड़ अपने गाल से सटा उसे मासूमियत से देखी। आयशा अभी इतनी मासूम लग रही थी कि आयशा के मासूमियत में ध्रुव को पूरी तरह डूबने का दिल कर रहा था। ध्रुव आयशा के सिर पर अपने हाथ को रख उसके सिर को अपने सीने से लगा, बोला, मान जाएंगे। वही दूसरी तरफ सोनाली अब भी अगस्त्य की गोद में थी और उसे वैसे ही खाना खिला रही थी। ये मोमेंट अगस्त्य के लिए सबसे प्यारा मोमेंट था। अगस्त्य का दिल कर रहा था ये वक्त यही थम जाए और सोनाली और वो एक दूसरे में ही बस खोए रहे। पर सोनाली का खाना खिलाना खत्म हो गया। फिर वो पूछ पड़ी, अब तो मैं खाना भी खिला दी, क्या अब मैं उठ सकती हूँ? सोनाली के बातों को सुन अगस्त्य टिश्यू पेपर ले अपने होंठों को पोंछ सोनाली के हाथ को पकड़ उसके हाथ को साफ करते हुए बोला, आज से पहले इतना कुछ तो तुमने मेरे लिए नहीं किया है, फिर क्यों? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे इतना कुछ करने से तुम्हारे आज के किए गए हरकत को मैं माफ कर दूंगा? अगस्त्य की बातों को सुन अगस्त्य के आंखों में देखते हुए सोनाली बोली, मत करिए माफ, पर सजा के तौर पर आप मुझे दोगे क्या? क्योंकि आपके रोज के दिए सजा का तो सोनाली अगस्त्य अग्निहोत्री को तो आदत पड़ चुका है। अचानक से सोनाली के बर्ताव में चेंजेस देख अगस्त्य थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? ये सवाल अगस्त्य के मुंह से सुन सोनाली के चेहरे पर निराशा छा गया। वो अपने चेहरे को झुका बोली, नहीं और अब कभी होना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बार बार अपने बच्चे को मरता सह नहीं सकती हूँ। इतना कह वो उसके गोद से उठने को थी पर अगस्त्य उसे उठने से रोक बोला, तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? अगस्त्य के इस सवाल पर सोनाली अपने नम हुए आंखों से अगस्त्य को देख उसके सवाल का जवाब देने की जगह सवाल कर दी, आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगता बच्चे के आने से हमारे बीच दूरियां बन जाएगा, जबकि हमारे बीच कभी शारीरिक रिश्ते के अलावा कोई नज़दीकियां बना ही नहीं है? सोनाली की बातों को सुन अगस्त्य उसके आंखों से बह चेहरे पर गिरते आंसू को देख उसके आंसू पोंछ अपने हाथ को उसके गाल पर रख प्यार से फेरते हुए बोला, एक सच जानने के बाद तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया? अगस्त्य का ये बात सुन उसके आंखों में देखते हुए ही सोनाली आज बिना डरे बोली, क्यों करते कोशिश? कोशिश करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, पर आपने हमेशा कुछ ऐसा किया है जिससे कोशिश करने का कोई वजह ही मेरे पास नहीं रहा है। ये बात अगस्त्य को भी पता था। वो अपने आंखों को बंद कर उसके सीने पर अपने सिर को रख बोला, बच्चे के अलावा तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, अब प्लीज कोशिश करो मुझसे प्यार करने का। इस बात को सुन सोनाली को समझ नहीं आ रहा था, आखिर कोई अपना ही बच्चा होने के इतने खिलाफ कैसे हो सकता है। अपने मन में ये सोचते हुए सोनाली बोल पड़ी, मुझे बच्चे के अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे। सोनाली का कांटा बच्चे में ही अटकता पा अगस्त्य को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसके सीने से अपने सिर को हटा उसे छोड़ बोला, तुम्हें यहाँ से पुराने मेंशन जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे मेंशन जाओ। अगस्त्य ने कठोरता से जब ये कहा तो सोनाली उसकी गोद से उठ बोली, मैं पुराने मेंशन ही जाऊंगी। इतना कह वो जाने लगी, वही अगस्त्य उसे जाता हुआ देखे जा रहा था। फिर अपने मन में ही बोला, चली जाओ, वैसे भी जहाँ जहाँ तुम जाओगी अगस्त्य तुम्हारे साथ ही रहेगा। इतना कह अपने आंखों को बंद कर सिरचे पर रख कुछ सोचने लगा। वही दूसरी तरफ सोनाली बिल्डिंग से बाहर निकल कार के अंदर जा बैठ गई। कुछ वक्त के बाद सोनाली पुराने मेंशन पहुंच गई। तभी वो जैसे ही अंदर आई सान खुशी से खड़ा हो सोनाली के गले से लग बोला, तू प्रेग्नेंट है, ये बात कब बताने वाली थी? अंश ने बातों ही बातों में ये बात सान को बता दिया था, क्योंकि बच्चा ना रहने का बात अंश को अब तक पता नहीं था। वही जब सान ने ये कहा तो सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगा। जब सान को अपने शरीर पर गर्म पानी जैसा महसूस हुआ तो वो दूर कर सोनाली को रोता देख चिंता से पूछ पड़ा, क्या हुआ सोनाली, तू रो क्यों रही है? सोनाली फुट फुट कर रोते हुए ही बोली, मेरा बच्चा नहीं रहा, वो आने से पहले ही मर गया। इतना कह उसका रोना बढ़ गया। तभी सान उसे फिर से गले से लगा, बोला, कोई बात नहीं सोनाली, ये खुशी तुझे बहुत जल्द मिलेगा। सान के बातों को सुन सोनाली क्या कहे कि उसे कभी ये खुशी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगस्त्य नहीं चाहता है ऐसा। वो कुछ ना बोल बस रोती रही। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सोनाली अब शांत हो चुकी थी। तभी वो शांत हुई तो पूछ पड़ी, अंश कहाँ है? ये सवाल सुन सान बोल दिया, वो जा चुका है। ये सुन सोनाली फिर आगे कुछ नहीं पूछी, क्योंकि उसका भाई जितना दूर रहे उतना ही सोनाली के लिए अच्छा था।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी अंश को उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता चले जिससे एक भाई हॉट हो अपने आप को दोष दे इस बात का कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इन सब चीजों से। रात का वक्त हो चुका था। ध्रुव आज पूरा दिन आयशा के साथ बिताया, फिर रात होते ही ऋतिक के आने से पहले निकल गया। वही ऋतिक भी ध्रुव के जाते ही अपने मेंशन आ चुका था और सीधे अपनी बहन के पास गया। उसने देखा अब उसकी बहन ठीक है, रो भी नहीं रही है, ऊपर से पहले की तरह बर्ताव कर रही है, क्योंकि ये सब ध्रुव ने कहा था करने को ताकि हालात नॉर्मल हो जाए सबले बीच और तब तक ध्रुव कुछ सोच ले ऋतिक को मनाने का। दूसरी तरफ आज भी अगस्त्य रेहान एक साथ मेंशन आए और दोनों ही एक दूसरे को ना देख अपने अपने रूम जाने लगे। वही दोनों का ये हरकत देख सोनाली सान एक दूसरे को देखी, फिर दोनों ही धीरे से बोली दोनों का एटीट्यूड एक जैसा है। ये कह दोनों मुस्कुराने लगी। दादाजी भी डाइनिंग हॉल में तब तक आ गए। फिर दोनों को मुस्कुराता देख अमर जी पूछ पड़ी क्या बातें हो रही है जिससे मेरी दोनों बहुएं इतनी खुश है। अमर जी के बात को सुन सोनाली बोल पड़ी दादाजी हम दोनों अगस्त्य और रेहान के एटीट्यूड को देख हंस रहे हैं। ये सुन अमर जी भी मुस्कुरा दिए। तभी सान बोल पड़ा दादाजी हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे दोनों के बीच सब नॉर्मल हो जाए। सारा का ये बात सुन अमर जी थोड़ा सोचते हुए बोले मुश्किल है, पर इस घर में आप शादी कर जल्दी आ जाओ, फिर आप दोनों मिल अपने हस्बैंड को भी अपने जैसा बना देना, तब शायद दोनों नॉर्मल बातें करना शुरू कर दे। अमर जी ये सब कहे ही थे तब तक रेहान और अगस्त्य दोनों ही फ्रेश हो आने लगे। दोनों को आता देख तीनों शांत हो बैठ गए। वही दोनों भी आ बैठ गए। फिर सभी साथ डिनर करने लगे। तभी अमर जी बोल पड़े जब एंगेजमेंट फैमिली के बीच ही करना है तो कल ही कर लेते हैं, मैं अब तुम्हारे शादी के लिए देरी नहीं चाहता हूँ रेहान। अमर जी का ये बात सुन रेहान सान की तरफ देखा, फिर बोल पड़ा ओके दादाजी। ये सुन सान के चेहरे पर घबराहट छा गया था। कुछ ही वक्त में सभी का खाना खत्म हो गया। दिन होने के बाद सभी उठ अपने अपने कमरे में जाने लगे थे। सभी अपने कमरे में चले गए। वही सान जब अपने कमरे में जा रहा था तो रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। तो सान पूछने लगा ये क्या कर रहे हैं रेहान, छोड़िए हमारा हाथ कोई देख लेगा तो। रेहान कुछ न सुन उसे मेंशन के बाहर ले जा मेंशन से बने कुछ दूरी पर छोटे से घर के पास ले गया। वहां बहुत से गार्ड्स खड़े थे। तभी सब रेहान को ग्रिप किए, पर रेहान सभी को इग्नोर कर उस घर के दरवाजे को खोल दिया। रेहान के यहाँ लाने से सान पूछ पड़ा ये घर। आज तक सान बस इस घर को देखा था, पर यहाँ आना सभी को मना था। अगस्त्य अपने बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। उसके रूम के बालकनी से वो घर साफ नजर आता था। जब अगस्त्य ने देखा रेहान सारा को अपने साथ उस घर में ले गया है, तभी अगस्त्य क्रूरता से मुस्कुराते हुए सिगरेट की कस ले धीरे से बोला अपना दूसरा चेहरा दिखा दो सारा को। रेहान सिंह ओब्रॉय पर मैं फिर भी सारा को तुम्हारा नहीं होने दूंगा। इतना कह वो सिगरेट नीचे गिरा, अपने पैर से कुचल कमरे के अंदर गया तो देखा सोनाली बाथरूम से बाहर निकल बेड के पास जा रही है। उसे देख अगस्त्य उसके पास जा उसे अपने बाहों में पीछे से ही भर बोला तुम्हें पता है रेहान भी बिल्कुल मेरे तरह है। ये सुन सोनाली उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अगस्त्य सोनाली को छोड़ बेड पर आराम से बैठ बोला उसने तो 10 साल के एज में ही मर्डर किया था। अगस्त्य के बातों को सुन सोनाली की आंखें बड़ी बड़ी हो गई तो अपने कांपती होंठों को हिला घबराए आवाज में पूछी किसका। सोनाली के सवाल का वो जवाब देने की जगह हंसकर सोनाली का हाथ पकड़ अपने गोद में खींच उसके गाल पर अपने हाथ को ले जा उसके गाल पर अपने होंठ प्यार से फेरते हुए पूछा जानना चाहती हो। ये सुन सोनाली ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया था। वही दूसरी तरफ सान रेहान दोनों ही घर के अंदर आ चुके थे। तभी घर के अंदर का माहौल देख सान पूछ पड़ा तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। रेहान गहरी सांस भर सान की तरफ देख बोला तुमसे शादी करने से पहले मैं अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। रेहान का बात सान को डरा रहा था। वो घबराते हुए पूछा क्या बताना है, सब तो मुझे पता है। सान के बातों को सुन रेहान अपने पैकेट से सिगरेट निकाल सिगरेट को जला उसकी कस लेने लगा। रेहान सान के रहते हुए सिगरेट ज्यादातर तब पीता था जब कोई बहुत बड़ा परेशानी का बात हो जो वो उससे ही छिपा रहा हो। सान को अब और डर लगने लगा। वो अपने घबराए नज़र से रेहान को देखा तो रेहान उसके हाथ को पकड़ सोफे के पास जा खुद बैठ सान को अपने गोद में ही बैठा बोला मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं हूँ। ये सुन सान उसे हैरानी से देख कुछ पूछ पाता इससे पहले ही रेहान पूछ पड़ा आरआरडी को जानते हो। इस शहर में आरआरडी नाम का बहुत बड़ा माफिया था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। जब ये वर्ड सान सुना तो वो बोल पड़ा हाँ ये तो बहुत बड़ा माफिया है। इतना कहने के बाद वो रुका फिर बोला आरआरडी, आर से रेहान, आर से ऋतिक, डी से ध्रुव, मतलब। इससे आगे वो कुछ ना कह बस रेहान को देखने लगा। इस ब्लैक वर्ल्ड में रेहान, ऋतिक, ध्रुव तीनों एक साथ इन्वॉल्व थे। रेहान सान के चेहरे पर अब भी हाथ रखा हुआ था।
वही सान ये समझ झट से उसे हाथ को झटक उसके गोद से उठने को था, पर रेहान उसे कसके पकड़ अपने गोद में बैठाए रखा और अपने सिगरेट को बुझा अपने सिर को उसके कंधे पर रख बोला, जान एक बार पूरी बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। रेहान की बातों को सुन सान बोल पड़ा, कहो। ये सुन रेहान सब बताना शुरू कर दिया। जब मैं 10 साल का था, मेरे डैड बहुत बड़े और ईमानदार बिजनेसमैन थे, पर मेरे डैड की कंपनी के कई स्टाफ मेरे डैड के दुश्मन और मेरे खानदान के लोगों के साथ मिले थे और वो सब डैड को बस बर्बाद करना चाहते थे। इसलिए डैड की कंपनी में ही इनलीगल बिजनेस होने लगा जिसका किसी को खबर नहीं था। फिर सारे प्रॉफिट मिल जाने के बाद इस बात को वो लोग लिख कर दिए कि डैड की कंपनी में इनलीगल बिजनेस होता है। ये पता चलने के बाद मेरे डैड का मेहनत से खड़ा किया गया बिजनेस एक ही पल में खत्म हो गया। डैड को जेल होने वाला था, पर नानू के हेल्प से उन्होंने कुछ मोहलत लिया अपने आप को सही साबित करने का। नानू की वजह से मोहलत मिल चुका था, लेकिन उनके दुश्मन और उनके खुद के परिवार वाले डैड को मारना चाहते थे। तो उस रात जेल जाने के एक दिन पहले रात को डैड मोम के रूम जा उन दोनों पर गन चला दिए और ये पूरा सीन सुसाइड का करने वाले थे। पर छिपकर मैं ये सब देख चुका था। जब गन वो मेरे डैड के हाथ में रख उस रूम से बाहर चले गए, तभी मैं वो गन अपने डैड के हाथ से ले उसके मेंशन से बाहर जाने से पहले ही उसे जान से मार दिया। तभी नानू वहां आ गए थे। गोली का आवाज सुन वो उस तरफ आ मुझे देखे, फिर मुझे वहां से अपने साथ अपने माफिया दोस्त के पास ले गए ताकि जिसने भी उनकी बेटी और दामाद के साथ बुरा किया है नानू बदला ले सके। नानू का पूरा बिजनेस लीगल था, पर उनके दोस्त बहुत बड़े माफिया थे और उन्हीं माफिया का पोता ऋतिक था और ऋतिक का बचपन का दोस्त ध्रुव जो ऋतिक के साथ ही रहता था वो अनाथ था और जिस एनजीओ में वो रहता था वहां बच्चों से इनलीगल काम कराया जाता था। ऋतिक के दादाजी भले माफिया थे पर बहुत अच्छे इंसान थे। जब उस एनजीओ का सच उन्हें पता था तो वो सभी बच्चों को आज़ाद करा दिया। आधा से ज्यादा बच्चे किडनैप करके लाए गए थे। सभी के परिवार का पता चल चुका था, ध्रुव का नहीं तो ऋतिक के दादाजी उसे अपने साथ ले आए। तभी से ऋतिक वो दोस्त था, उसके बाद में आ गया तो फिर हम तीनों दोस्त बन गए। पर एक दिन ऋतिक के दादाजी के दुश्मन ने ऋतिक के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वो तो अच्छा था ऋतिक, ध्रुव और ऋतिक अपने बहन को बचाकर वहां से निकल गया। सान रेहान के बताए कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वही रेहान आगे बोलने लगा। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया और एक एक से बदला लेने का ठान लिए। फिर धीरे धीरे सभी से बदला लेते हुए अपने ग्रुप का खौफ सभी के दिल में पैदा करने लगा ताकि कोई भी हम तीनों से दोबारा टकरा ना सके। इतना क्या वो सान के तरफ देख प्यार से पूछा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ सान, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सान उसके गले से लग बोला, आपने, ऋतिक ने, ध्रुव ने बहुत सहा है। आप तीनों ने जो किया वो गलत नहीं था। पर इतना क्या वो रुक गया। तभी रेहान बोल पड़ा, सान, ऋतिक के दादू से हम तीनों ने एक ही चीज सीखा है, बुराई को खत्म करना है तो बुरा बनना पड़ता है। मैंने कभी किसी निर्देश का जान नहीं लिया है। रेहान की बातों को सुन सान को राहत मिल रहा था। सान सारी बातें सुन रेहान के गले से लग गया। बस वही रेहान उसके बालों पर प्यार से अपने हाथ फेरने लगा। वही दूसरी तरफ अगस्त्या सोनाली के गर्दन से बाल साइड कर उसके गर्दन को चूमने लगा। वही सोनाली अपने कांपती हुई आवाज में पूछी, रेहान कैसे इंसान है। सोनाली का सवाल सुन अगस्त्या उसे बेड पर लेटा उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, सभी का फिक्र है तुम्हें, अपने हबी को छोड़कर। अब ये टाइम हबी का है तो दूसरों का फिक्र करना बंद कर अपने हबी का फिक्र करो। इतना कह अगस्त्या उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। वही सोनाली उसे चूमने से रोक उसके आंखों में देख पूछी, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है। अचानक से सोनाली ये सवाल की तो अगस्त्या उसके आंखों में देख बोला, तुम। ये सुन सोनाली अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर अगस्त्या को ही बस देखने लगी। तो उसके देखने के तरीके से अगस्त्या उसके तरफ और आकर्षित महसूस कर रहा था। वो फिर उसके होंठों को चूमने गया तो सोनाली उसे रोक बोली, तो फिर ये हवश क्यों। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्या उससे दूर हो बैठ बिना उसके तरफ देखे बोला, तुम्हें मेरा हवश दिखता, मेरा प्यार नहीं। इतना कह वो खड़ा हो ड्रावर के पास जा ड्रावर को खोल सिगरेट का नया डब्बा निकाल फिर बालकनी के पास जाने लगा। तो सोनाली बोल पड़ी, आपने ऑलरेडी बहुत सिगरेट पिया है। सोनाली के बातों को सुन उसके पैर रुक गए और फिर वो मुड़ सोनाली के तरफ देख बोला, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या फिर तुम्हें ये भी हवश लगता। अगस्त्य की बातों को सुन सोनाली अपने नजरों को झुका अपने धीमे आवाज में बोली, सिगरेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, सिगरेट से लोग मरते हैं। सोनाली की बातों को सुन अगस्त्य क्रूर मुस्कान के साथ उसे देख बोला, अच्छा है ना, दुआ करो मैं जल्दी मर जाऊं ताकि तुम आज़ाद हो सको, क्योंकि ऐसे ही तो तुम्हें आज़ाद करूंगा, नहीं तो रोज तुम्हें मेरे हवस का बस शिकार बनना पड़ेगा। अपने बात को कहने के बाद अगस्त्य रूम से बाहर निकल मेंशन से ही बाहर जाने लगा। वही अगस्त्या के बातों को सुन सोनाली को बहुत बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया।
और वो रोते हुए ही खुद में बोली, मैं ऐसा नहीं चाहती, न मैं आज़ाद होना चाहती, मैं तो आपको वैसा देखना चाहती जो आप सभी को दिखाते, पर आप वैसे नहीं हो। इतना कह वो फुट फुट कर रोते हुए फिर बोली, क्यों आप वैसे नहीं हो, मैंने आपसे प्यार आपकी अच्छाई को देख किया था, पर आप। इतना कह आगे कुछ न कह वो बस रोने लगी। वही दूसरी तरफ रेहान बोल पड़ा, जाओ जाकर सो जाओ, कल हमारा एंगेजमेंट भी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाए। रेहान की बातों को सुन सान रेहान के तरफ देख बोला, और आपको नहीं सुना है क्या, आपका भी एंगेजमेंट है, सिर्फ मेरा नहीं। सान की बातों को सुन रेहान उसके माथे पर प्यार से चूम उसे उसी तरह अपनी गोद में उठाए ही खड़ा हो उस घर से बाहर जाने लगा तो सान बोल पड़ा, सब देख लेंगे। ये सुन रेहान बोल पड़ा, देख लेने दो। इतना कह उसे अपनी गोद में उठाए ही जाने लगा। मेंशन के पास पहुंचने वाला था तभी रेहान का नजर अगस्त्य पर गया तो सान को मेंशन के दरवाजे के पास छोड़ रेहान बोला, मुझे कुछ काम है, तुम जा सो जाओ। ये सुन सान उसे मासूमियत से देखा तो रेहान उसके चेहरे पर हाथ फेर प्यार से बोला, मैं आधे घंटे में जा सो जाऊंगा। रेहान की बातों को सुन अपने प्यारे से आवाज में बोला, सच्ची। सान उसे इस वक्त इतना प्यारा लग रहा था कि उसका दिल कर रहा था वो उसे खा जाए, पर अभी वो उसे खा तो सकता नहीं था, इसलिए मुस्कुराकर उसके माथे पर एक बार फिर किस कर बोला, पक्का। ये सुनने के बाद सान जाने के लिए मान गया। रेहान अपने हाथ को नीचे कर दिया तो सान गुड नाइट बोल चला गया। सान के जाने के बाद रेहान गार्डन के पास जाने लगा जहां अगस्त्या गार्डन में ही जमीन पर बैठ चांद को देखते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। अगस्त्या के पास जा रेहान भी उसके बगल में बैठ गया। रेहान को अपने बगल में बैठता देख अगस्त्या बोल पड़ा, यहाँ क्या कर रहे हो, अपने भाई को चिढ़ाने का मौका रेहान कैसे छोड़ दे। रेहान उसे देख बोल पड़ा, तो अब क्या करोगी तुम अगस्त्या, सान को तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अगस्त्या सिगरेट का कस लेते हुए ही बोला, अच्छी बात है। अगस्त्य का इतना ठंडा रिप्लाई सुन रेहान को इतना तो समझ आ गया कुछ तो बात जरूर है जिससे अगस्त्य का मूड ठीक नहीं है। तभी रेहान बोल पड़ा, जानता हूँ तुम मुझे और मैं तुम्हें भाई नहीं मानता हूँ, पर सिगरेट तो शेयर कर ही सकते हो। रेहान की बातों को सुन अगस्त्य सिगरेट पीते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें नहीं पता क्या सिगरेट पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और इससे तो मौत भी होता है। अगस्त्य की बातों को सुन रेहान को समझ नहीं आ रहा वो आज उसके लिए इतना अच्छा क्यों सोच रहा है। तभी अगस्त्य सिगरेट का बॉक्स उसके तरफ बढ़ा बोला, पर मैं तुझे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। अगस्त्य की बातों को सुन रेहान का भ्रम टूट गया, ये सोचने का कि उसका भाई उसके लिए अच्छा हो रहा है। वो सिगरेट के बॉक्स से सिगरेट निकाल सिगरेट जला अगस्त्य के साथ सिगरेट की कस लेने लगा। कुछ वक्त के बाद दोनों ही मेंशन के अंदर चले गए। मेंशन के अंदर जाने के बाद दोनों ही अपने अपने कमरे में जा चुके थे। रेहान अपने कमरे के अंदर जा सीधा बिस्तर पर लेट अपने आंखों को बंद कर लिया। वही अगस्त्य जब कमरे के अंदर गया तो देखा सोनाली अपने आंखों को बंद की हुई है, पर उसे देख साफ पता चल रहा था उसे अब तक नींद नहीं आया है। तो अगस्त्य बेड के पास जा तकिया ले सोफे के पास जा सोफे पर तकिया रख सोफे पर ही जा लेट गया। तभी सोनाली अपने आंखों को खोल अगस्त्य को सोफे पर लेटा देख फिर से अपने आंखों को बंद कर ली। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो गया था। भले परिवार के बीच सगाई होने वाला था पर अमर जी फिर भी पूरे मेंशन को लाइट और फूलों से डेकोरेट करवा रहे थे। वही सब जब हॉल में आए तो रेहान अपने नानू अमर जी को देख पूछा, नानू ये सब क्या है, मैंने कहा था ना बस फैमिली के बीच करना है सगाई। रेहान की बातों को सुन अमर जी बोल पड़े, बेटा फैमिली के बीच ही होगा पर डेकोरेशन जरूरी है। रेहान को पता था वो कितना भी मना करे पर फिर भी उसके नानू का जो दिल करेगा वो वही करेंगे। आज कोई कंपनी नहीं गया था। धीरे धीरे कुछ वक्त पार हो गया, सगाई का वक्त हो गया था। परिवार के साथ साथ सिर्फ रेहान के दोनों दोस्त और ऋतिक की बहन साथ आई हुई थी। ऋतिक और ध्रुव दोनों के बीच उसकी बहन का मैटर सॉल्व हुआ तो ऋतिक भी पहले की तरह ही हो गया। सगाई का वक्त हो चुका था। रेहान सान दोनों ही सोफे पर साथ बैठे थे। फिर सगाई का रस्म शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे को सगाई का रिंग पहनाने ही वाले थे, पर तभी अगस्त्या बोला, दादाजी। अगस्त्या के आवाज को सुन दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने ही वाला था, पर अगस्त्य की आवाज को सुन दोनों ही रुक गए एक दूसरे को रिंग पहनाने से। तभी अमर जी पूछ पड़े, क्या हुआ अगस्त्य। अमर जी के सवाल को सुन अपने चेहरे पर कठोर मुस्कान ला वो रेहान ने तरफ देखा। रेहान को पता था अगस्त्या कुछ तो करेगा उसके सगाई को रोकने के लिए। तभी अगस्त्य सामने आ फाइल अमर जी की तरफ बढ़ा दिया तो अमर जी फाइल ले अपने पोते से पूछे, बेटा ये क्या है। ये सवाल सुन अगस्त्या बोल पड़ा, दादाजी देखिए तो सही। ये सुन रेहान को पता नहीं क्यों लग रहा था सान का लड़का होने का सच उसे शायद पता ही चल गया होगा। वही अमर जी अगस्त्य का बात सुन उस फाइल को खोल देखा।
पूरे फाइल को पढ़ने के बाद अमर जी हैरान रह गए। फिर फाइल बंद कर जमीन पर फेंक रेहान की तरफ अपने कठोर नजरों से देखा। तभी रेहान, सान और बाकी जितने लोग मौजूद थे सभी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद रेहान पूछ पड़ा, बात क्या है नानू? रेहान के सवाल पर अमर जी गुस्से में बोले, कृतिक, ध्रुव, आयशा बेटा, यहाँ कोई सगाई नहीं होने वाला है, आप सब चले जाए। अमर जी की बातों को सुन रेहान कंफर्म हो गया था। तीनों रेहान के तरफ देखे फिर चले गए। अब सिर्फ परिवार के लोग बचे थे, रेहान, सान, अंश, सोनाली, अगस्त्या। अमर जी अपने नाती को गुस्से में कठोरता से देख बोले, हिम्मत कैसे हुआ एक लड़के को लड़की बना सगाई करने का? अगर तुम्हें शादी नहीं करना था तो नहीं करते, ये धोखा क्यों? सोनाली को इस बारे में पता था पर अंश के लिए ये बात हैरान कर देने वाला था। वो खुद में ही बोला, सारा दी लड़का है। इतना कह वो सारा की तरफ देखा। तभी सान अमर जी के पास आ सफाई देने को था। तभी अपने हाथ को आगे कर अमर जी कठोरता से सान के तरफ देख बोले, लड़के वही रुक जाओ, मुझे अभी सिर्फ अपने नाती से बात करना है। अमर जी का बात सुन सान वही रुक गया और अपने चेहरे को झुका लिया। उसके आंखों में आंसू भर चुका था। वही रेहान बोल पड़ा, नानू, ये लड़की हो लड़का हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सान से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अगस्त्या ने ये कभी नहीं सोचा था उसके प्ले बॉय भाई को प्यार होगा तो कभी किसी लड़के से प्यार होगा। वो इस तमाशे को एंजॉय करते हुए अपने मन में ही बोला, एक तीर से दो सीकर हो गया। एक तरफ दादू सिर्फ मेरे हो गए और तुम्हारा शादी करने का सपना भी टूट गया। इतना कह वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी सोनाली अगस्त्य के पास आ अपने धीमे आवाज में बोली, जब जब मैं आपको अच्छा समझने का कोशिश करती हूँ आप साबित कर देते हो आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। सोनाली की बातों को सुन अगस्त्या उसे घूर कर देखा पर कुछ बोला नहीं। वही अमर जी रेहान के गाल पर एक थप्पड़ जोर का जड़ दिए। ये देख सान के आंखों से आंसू बहने लगा पर रेहान के चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही था। थप्पड़ खाने के बाद भी रेहान सान के पास जा उसके हाथ को पकड़ बोला, मैं सान से प्यार करता हूँ और सान से ही शादी करूंगा। आप लोगों को इन्वॉल्व होना है तो हो सकते, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है आपका। इतना कह रेहान शान को अपने साथ ले जाने लगा तो सान अपने हाथों को छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोला, रेहान आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अपने नाना जी से जा माफी मांगिए। रेहान सान की सारे बातों को इग्नोर कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। बस वही अमर जी सोनाली की तरफ देख गुस्से में बोले, बहू तुम्हें ये बात पता था? इस सवाल का जवाब सोनाली देती इससे पहले ही अगस्त्य बोल पड़ा, दादू, अगर सोनाली को पता होता तो वो मुझे बता चुकी होती। आपने फाइल तो पढ़ा ना, इसकी मॉम ने इसे हमेशा लड़की बनाकर रखा था, तो फिर सोनाली को कैसे पता होगा? अगस्त्य की बातों को सुन सोनाली फिर भी सच बताने को थी पर अगस्त्य उसके कलाई को कसके पकड़ उसे कठोरता से देखा तो सोनाली का कुछ कहने का आगे हिम्मत नहीं हुआ। वही अमर जी गुस्से में अपने रूम जाने लगे। दूसरी तरफ अगस्त्य अंश की तरफ देख बोला, तुम यही रुकोगे अंश या फिर जा रहे हो? अगस्त्य का सवाल सुन अंश झट से बोला, मैं जा रहा हूँ जीजू। इतना कह वो झट से वहां से निकल गया तो अगस्त्य सोनाली को अपने साथ रूम में ले जाने लगा था। वही रेहान सान को कार के अंदर बैठा खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट करने को था। तभी अंश को आता देख रेहान कार के शीशे को नीचे कर अंश से पूछ पड़ा, तुम्हें मैं छोड़ दूं? अंश मौसम देखा फिर अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो रेहान बोल पड़ा, बैठो। ये सुन अंश झट से कार के अंदर जा बैठ गया था। अंश की कार के अंदर बैठते ही रेहान ने कार स्टार्ट कर दिया। तभी रेहान के फोन में नोटिफिकेशन का आवाज आया तो वो अपने फोन को निकाल देखा। ऋतिक का मैसेज था। ऋतिक के मैसेज को देख रेहान रिप्लाई कर अपने फोन को अंदर कर कार को चलाने में फोकस करने लगा। तभी कार चलाते हुए ही रेहान बोल पड़ा, हम लोग ऋतिक के मेंशन जा रहे हैं। ये सुन अंश झट से अपने मासूमियत से भरे आवाज में पूछ पड़ा, क्यों सर? ये सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, उसने बुलाया है, वैसे तुम्हें नहीं जाना क्या? अंश पहले ही अपनी सारा दी का सच जान हैरान था। वही सान को बहुत अजीब लग रहा था। वही अंश मासूमियत से जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है सर। इतना कह वो रुक गया। वही सान अपने चेहरे को पीछे कर अंश की तरफ देखा। कार में बहुत ऑकवर्डनेस भरा हुआ था। वही दूसरी तरफ पुराने कपाड़िया मेंशन में अगस्त्य बेड पर बैठा था। वही सोनाली उसके सामने खड़ी थी। तभी सोनाली गुस्से में पूछ पड़ी, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपने भाई से बदला लेने के लिए सान की लाइफ को क्यों बिगाड़ रहे हैं? सान तो आपको भाई की तरह मानता है। सोनाली के इस बात को सुन अगस्त्य को ये बात याद आया। सान उसे हमेशा अपने भाई की तरह माना था, साथ ही वैसा ही इज्जत भी देता था। पर अगस्त्य रेहान को खुश रहने नहीं दे सकता था। उसने उसका सारा खुशी छीन लिया था, फिर अगस्त्य कैसे उसे खुश रहने दे सकता था? तभी अगस्त्य सोनाली का हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, जाने मन, वो मुझे बस अपना भाई मानता था पर वो मेरी खुद की बहन हो, सॉरी भाई नहीं है।
अगस्त्या की बातों को सुन सोनाली गुस्से में बोल पड़ी, आपके अंदर दिल ही नहीं है, अपना पराया कुछ नहीं होता है अगस्त्य। दिल से अगर रिश्ता जुड़ा हो ना तो उसे अपने होने का जरूरत नहीं होता है, पर जिस इंसान को अपने ही बच्चे से मोह नहीं हो सकता है उसे दिल का रिश्ता कैसे समझ आएगा। सोनाली की एक एक बातें अगस्त्य के दिल में तीर की तरह लग रहा था। अगस्त्या सोनाली को बेड पर मोड़ उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, सही कहा तुमने, मेरे अंदर दिल नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे सिर्फ खूबसूरत चेहरे और अट्रैक्टिव बॉडी को चाहता हूँ। इतना कह उसे छोड़ दिया, फिर उठ कमरे से बाहर जाने लगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। रेहान ऋतिक के मेंशन पहुंच चुका था। वो अपने कार को रोक दिया, फिर तीनों कार से बाहर निकल गए, पर सान को अंदर जाने में बहुत अजीब लग रहा था। तभी रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने आंखों के पलकों को झपका, उससे रिलैक्स होने को कह दिया। वही दोनों के प्यारे केमिस्ट्री को देख अंश को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया था। तभी उसके चेहरे से मुस्कान चला गया और अपने मन में ही बोला, मैं और सारा दी एक ही सिचुएशन में है। ये वो अपने मन में कह ही रहा था। तभी अंश ने देखा रेहान सान दोनों ही मेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी उनके पास जा साथ चलने लगा। तीनों मेंशन के अंदर आ गए। तभी ऋतिक रेहान सान को देखने की जगह अंश को देखे जा रहा था। तभी ध्रुव अपने मन में ही बोला, मेरे दोनों दोस्त प्ले बॉय से क्या बन गया है। वही आयशा नीचे आ ऋतिक के पास गई तो ध्रुव का नजर आयशा पर गया। तभी ध्रुव अपने मन में ही बोला, प्यार तो मुझे भी हो गया है इस छल्ली से। वही आयशा को अपने पास आता देख ऋतिक पूछ पड़ा, क्या हुआ। अपने भाई का सवाल सुन आयशा कुछ बोलती, तभी रेहान को आता देख रेहान के पास जा बोली, भैया आपको लड़के से प्यार है। आयशा के इस सवाल पर सान का नजर झुक गया। वही ऋतिक को अपना टेंशन होने लगा। जब उसकी बहन को उसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा। वही रेहान बोल पड़ा था। ये सुन खुशी से गले लगा, बोली, भैया वाओ, मैंने तो बस पढ़ा था, अब तो मुझे लाइव देखने को मिलेगा। आयशा के बातों से सान अंश पानी पानी हुए जा रहा था। वही ऋतिक उसे देख हैरान था। वही ध्रुव अपने मन में ही बोला, ये लड़की मुझे पहले थोड़ी खिसकी हुई लगती थी, पर अब मुझे यकीन हो गया है ये पूरी किसकी हुई है। इतना कह अपने मन में वो उसे ही घूरने लगा। आयशा के लिए कैसे उसके ऋतिक भाई थे वैसे ही रेहान भाई भी थे, बस ध्रुव को ही वो भाई नहीं मानती थी। बचपन से ही उसे परेशान करना, उसके साथ रहना उसे बहुत पसंद था। तभी ऋतिक बोल पड़ा, अब बैठने दोगी। अपने ऋतिक भैया का बात सुन रेहान से झट से दूर हो गई तो रेहान जा सोफे पर बैठ गया। वही अंश सान दोनों ही खड़ा था। तो ऋतिक बोल पड़ा, तुम दोनों खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। इतना कह अपनी बहन की तरफ देख पूछा, और तुम कुछ पूछ रही थी ना। ये सुन आयशा को याद आ गया, हाँ मुझे बाहर जाना था, पर अब नहीं जाना। ऋतिक को अपनी बहन का कुछ समझ नहीं आता था। आयशा को तो अब पूरा स्टोरी जानना था। वो झट से फिर बोली, अंश सान राइट। ये सुन दोनों ही अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो आयशा बोल पड़ी, ये तीनों बहुत बोरिंग है, चलिए मेरे साथ हम लोग तीनों कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आयशा के बातों को सुन ऋतिक, ध्रुव, रेहान तीनों ही उसे घूर कर देखे। तभी अपने प्यारा सा मासूम चेहरा आयशा बना ली तो रेहान बोल पड़ा, सान अंश अगर तुम दोनों बोर हो जाओगे तो आयशा के साथ चली जाओ, वैसे भी मुझे कुछ बात करना है। सान तो बस अभी सबके नज़र से दूर भागना चाहता था। वो झट से खड़ा हो गया जाने के लिए। वही अंश भी, क्योंकि अकेले वो यहाँ क्या करेगा। आयशा फिर दोनों को अपने साथ अपने रूम ले जाने लगी। वही तीनों के जाने के बाद ध्रुव हंसते हुए बोला, तेरे भाई ने अच्छा चाल चला है, मुझे नहीं लगा था वो ऐसा कुछ करेगा। ये तो रेहान ने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ। फिर ध्रुव बोल पड़ा, मुझे नहीं लगा था मेरा प्ले बॉय दोस्त रेहान सिंह ओबरॉय। इससे आगे वो कुछ कहता रेहान उसे घूर कर देखा, उसके साथ ऋतिक भी, क्योंकि उसका कंडीशन भी सेम था।